Amenorrheas are the most difficult topics in gynecology to understand. You have given the lecture on primary amenorrhea last week, Dr. Mamita. Today I am going to discuss secondary amenorrhea. Secondary amenorrhea, as you know, what is the definition? It is the absence of menstruation for more than 6 months in a normal female of reproductive age that is not due to pregnancy, lactation, and menopause. Because these three causes are physiological causes: pregnancy, lactation, and menopause. These are not pathological. APUC में आएंगे सेकेंडरी इम्यूनोलॉजी कॉजेज में, लेकिन उसको अगर आपने कॉजेज डिस्क्राइब करनी है तो आप लिखेंगे फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल। जो फिजियोलॉजिकल जो है प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और मीनोपॉज है, और जाहिर ऑब्वियसली उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वी आर ओनली डिस्कसिंग द पैथोलॉजिकल कॉजेज। इसमें कुछ कॉजेज जो हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी एमेनोरिया में ओवरलैप करते हैं, लाइक CNS जो एबनॉर्मेलिटीज है, CNS हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी और जो एक्सिस है HPO एक्सिस, वो जो कॉमन एबनॉर्मेलिटीज हैं, दे कैन आल्सो कॉज प्राइमरी एमेनोरिया एंड सेकेंडरी एमेनोरिया। उसके बाद जो सेकेंडरी कॉजेज हैं जो ओवेरियन लेवल पे, वो डिफर करती हैं फ्रॉम प्राइमरी एमेनोरिया। So, the learning objectives of today's lecture is to define secondary amenorrhea. You should know the proper definition of secondary amenorrhea. Then you should be able to enumerate the clinical causes of secondary amenorrhea. Obviously, pathological causes. Physiological, you know, are pregnancy, lactation, and menopause. Then we will discuss various disorders of secondary amenorrhea one by one. Then we will discuss the investigations. Investigation में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमें हिस्ट्री कैसे लेनी है सेकेंडरी इम्यूनोरिया की, और उसके बाद क्या इन्वेस्टिगेशन हमने करना है, एंड लास्टली द मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी इम्यूनोरिया। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, एमेनोरिया जो है बोरिंग और मुश्किल टॉपिक है गाइनी। वैसे तो आप लोगों को हर टॉपिक की बोरिंग और मुश्किल है। So again the definition: absence of menstruation for more than 6 months in normal female of reproductive age that is not due to pregnancy, lactation and menopause. Then जो एमेनोरिया, सेकेंडरी एमेनोरिया से जो मिलती जो कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड ओलिगोमेनोरिया। यूजुअली सेकेंडरी एमेनोरिया से पहले पेशेंट विल हैव ओलिगोमेनोरिया। एकदम से कुछ कॉजेज हैं जिनमें सडनली पेशेंट विल develop secondary. Otherwise, especially in polycystic ovarian disease, it is a progressive change. First, the patient will develop oligomenorrhea, and then over the span of years, it will become secondary amenorrhea. So, what is the definition of oligomenorrhea? Cervical length more, cycle length, menstrual cycle की जो length है, is more than 35 days and with only 4 to 9 periods a year. नॉर्मल जो साइकिल होता है वो आपको 35 का होता है, अगर 21 से लेके तो 35 तक। अगर जो है 21 से पहले अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो वो भी हम नॉर्मल लेते हैं। 5 डेज से ज़्यादा जो है साइकिल की लेंथ हो जाती है, इट इज ऑल्सो विल बी टेकन एज एब्नॉर्मलिटी। सर्वाइकल तो साइकिल लेंथ मोर देन 35 डेज विद ओनली 4 to 9 पीरियड, दैट इज ओलिगोमेनोरिया। अगेन वही बात आपको जो बता रही हूँ, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी इम्यूनोरिया इन रिप्रोडक्टिव एज वुमेन इज प्रेगनेंसी, and this should always be excluded by physical examination and laboratory testing for the pregnancy hormone, that is beta hCG। तो ये बात आप पहले मान लें कि कोई भी पेशेंट जो है रिप्रोडक्टिव एज में एमेनोरिया के साथ आएगी, चाहे वो एडमिट करे या ना करे कि she is pregnant, yeah, whether she is married or unmarried, you will have to rule out pregnancy first of all, because the most common cause of secondary amenorrhea is always pregnancy। तो सबसे पहले जो इसका वर्कअप में जो पहला टेस्ट है, मरीज से पूछना है कि पीरियड मिस तो नहीं हुए, प्रेगनेंसी के मुतालिक सवाल करने हैं। मरीज अगर शॉर्ट में किसी नहीं कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, आपने उसे कहते हैं बीटा hCG लाजमन करवाना है, दैट इज मैंडेटरी।
नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल पैथोफिजियोलॉजी। कंट्रोल कहाँ कहाँ पे है और किस किस लेवल पे प्रॉब्लम होती है, तो क्या क्या उसका रिजल्ट होता है। कंसिडर ईच लेवल ऑफ द कंट्रोल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये आपको डॉक्टर मोता ने प्राइमरी इम्यूनोलॉजी में भी पढ़ाया होगा, जो फिजियोलॉजी ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें भी पढ़ाया होगा। यानी कि ये सारी चीज़ें आपको बार बार रेपिटेशन हो रही है, क्योंकि ये इसी की बेसिस के ऊपर आप इन्हीं लेवल, हर 3 लेवल के ऊपर डिजीज आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। इट इज इन्वॉल्व इन एंडोक्राइन रेगुलेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको पता है कि हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होता है, पिट्यूटरी से एफएसएच एलएच रिलीज होता है, जो कि ओवरी पे एक्ट करता है, और फिर वहाँ से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद जो टारगेट ऑर्गन है दैट इज यूट्रस, एंड इट रिस्पॉन्ड्स टू एंडोक्राइन सिग्नल फ्रॉम द एचपीयू एक्सिस। अगर तो यूट्रस ही नहीं एब्सेंट है, लाइक इन जो है माइल्ड ऑक्यूपेंसी ऑस्टर सिंड्रोम, कंजेनिटल एनोमली जो यूट्रस की एब्सेंट होकर, तो ऑब्वियसली अगर एचपीयू एक्सिस ठीक भी होगी तो पीरियड्स पेशेंट को नहीं होंगे, शी विल हैव इम्यूनिटी एंड दैट विल बी प्राइमरी इम्यूनिटी नॉट सेकेंडरी। देन उसके बाद जो अगली लोअर लेवल के ऊपर जो ऑर्गन्स आ जाते हैं, दैट सर्वाइकल और वेजाइनल स्टेनोसिस, उसमें आउटफ्लो में प्रॉब्लम हो सकती है, एंड दे आल्सो यूजली मैनिफेस्ट एज प्राइमरी इम्यूनिटिया। कुछ केसेस होते हैं जिनमें कि सर्वाइकल स्टेनोसिस हो जाए लेटर ऑन, या कोई हेमाटोमेट्रा या पायोमेट्रा बन जाए, उसमें जो है वो सेकेंडरी इम्यूनिटी के साथ प्रेजेंट करेगा पेशेंट। अदरवाइज सर्वाइकल एंड वेजाइनल स्टेनोसिस आर यूजुअली कंजेनिटल। वेजाइनल तो यूजुअली सेप्टम जो है वो कंजेनिटल होती है। सर्वाइकल हो सकता है अगर बोन बायोप्सी हो या लेट सुई भी हो, तो उसके बाद इन्फेक्शन की वजह से जो है सर्वाइकल स्टेनोसिस होती है, एंड दैट विल बी लीड टू सेकेंडरी इम्यूनिटी। अदरवाइज यूजुअली ये प्राइमरी इम्यूनिटी के साथ। अच्छा जी, ये अभी पिक्चर पे जरा गौर फरमाएं आप लोग। इसमें सबसे पहले जो नंबर 1 पे आ जाए जीएनआरएच, कहाँ से रिलीज हो रहा है? हाइपोथैलेमस से। जो जीएनआरएच है जो रिलीज हो रहा है, उसके बाद वो क्या रिलीज करना है नंबर 2 पे? एफएसएच। एफएसएच किधर एक्ट कर रहा है? बोथ ओवरीज। ठीक है जी, और ओवेरियन डेवलपमेंट शुरू हो रही है ओवरीज की। ठीक है जी, वहाँ पे आप देख रहे हैं सारी जो है सारे इवेंट्स, प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, फिर वेजिकुलर फॉलिकल बनेगा, फिर ओवुलेशन होगी, फिर कॉर्पस लूटियम, फिर डीजनरेटिव कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस कॉर्पस एल्बिगन्स। तो ये सारी जो है कंडीशन। उसके बाद आप वो भी क्या सिक्रीट करेगी? ईस्ट्रोजन। ठीक है जी, वो भी ईस्ट्रोजन सिक्रीट करेगी, और वही जो ईस्ट्रोजन है वो उसके बाद एक तो फॉलिकल डेवलपमेंट एफएसएच एफएलएच जो है वो कर रहा है, और फिर वही जो ओवरीज में फॉलिकल्स बन रहे हैं, इट विल सिक्रीट ईस्ट्रोजन एंड इट विल एक्ट ऑन द एंड्रोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस एंड प्रिपेयर इट, जहाँ पे एंड्रोमेट्रियल साइकिल शुरू हो जाएगा। पहला जो है वो ओवेरियन साइकिल है, जब ईस्ट्रोजन एंड्रोमेट्रियम पे एक्ट करेगा। एफएसएच एलएच भी एंड्रोमेट्रियम पे एक्ट करते हैं, ओवरी पे भी एक्ट करते हैं, और ईस्ट्रोजन भी जो है वो एंड्रोमेट्रियम पे एक्ट करेगा, और जो है एंड्रोमेट्रियम विल बी स्टार्ट प्रोलिफरेटिंग। उसके बाद हम आ जाते हैं कि ईस्ट्रोजन का लेवल जब आ जाता है, स्प्लिट हो रहा होता है, तो उसके बाद 13-14 डे के ऊपर एलएच सर्ज होती है। ठीक है, दैट विल बी द दैट विल लीड टू ओवुलेशन। ठीक है जी, ओवुलेशन के बाद एलएच सर्च कॉजेज ओवुलेशन। उसके बाद क्या है? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा ओवरी से। ओवरी से प्रोजेस्टेरॉन जो रिलीज होगा, एक तो वो एंडोमेट्रियम पे भी एक्ट करेगा। ठीक है जी, एंडोमेट्रियम को मजीद जो है उसमें सेक्रेटरी चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ग्लैंड्स की सिक्रीशन जो इंक्रीज हो जाएगी, ग्लैंड हाइपोट्रॉफी होना शुरू हो जाएंगे, जो एंडोमेट्रियल साइकिल। और उसके अलावा जो प्रोजेस्टेरॉन का नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट होगा उसके हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये साइड बाय साइड चल रही हैं। उसके बाद जो लास्ट हार्मोन है दैट इज एचसीजी, और अगर इफ द एग इज फर्टिलाइज देन ईसीजी की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगी, और अदरवाइज जो है ये सारा साइकिल जो है ये एंड हो जाएगा एंड इट विल लीड टू मैच्योरेशन। ये आपको हार्मोन जो है ये आपको पता होना चाहिए कौन सा हार्मोन किस फेज में आएगा। मेनली जो इनिशियली जो है एफएसएच विल लीड टू ईस्ट्रोजन की जो है लेवल इंक्रीज करता है फर्स्ट हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर 14 डे पे एलएच सर्च होगी, और फिर जो है 14th डे के बाद देयर विल बी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन एंड एलएच।
ये नहीं है कि सारे हार्मोन्स फर्स्ट में सिर्फ एफएसएच हो रहे हैं, लेवल्स सब सिक्रीट हो रहे हैं, लेकिन पीक लेवल जो है वो डिफरेंट होंगे, और वो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल फिजियोलॉजी में डॉक्टर कोकम ने बता दिया जी। एक तो पिक्चर ये हो गई। अच्छा, दूसरा जो चीज है वो है द रिलेशनशिप ऑफ हाइपोथैलेमस, डोपामीन एंड प्रोलैक्टिन। क्या प्रोलैक्टिन क्या है? प्रोलैक्टिन इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ सेकेंडरी दैट इज हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ द प्रोलैक्टिन। अब जो प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन कहाँ से होती है? इंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है जी, इंटीरियर पिट्यूटरी से होती है, एंड इट विल एक्ट ऑन द ब्रेस्ट फॉर द मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है जी। अब डोपामिन जो है दैट सुप्रेसेस द सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन, ठीक है, और डोपामिन की अगर एब्सेंस हो इट विल लीड टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द प्रोलैक्टिन, और प्रोलैक्टिन क्या करता है? इट हैज अ नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट ऑफ जीएनआरएच। ये जीएनआरएच की सिक्रीशन को कम करता है। जब जीएनआर सिक्रीट नहीं होगा तो एफएसएच एलएच सिक्रीट नहीं होगा, और जो है ओवुलेशन नहीं होगी, एंड इट विल लीड टू सेकेंडरी एमेनोरिया। जो डोपामिन एंटेगोनिस्ट ड्रग्स हैं वो प्रोलैक्टिन लेवल को बढ़ाती हैं, जिससे डिफरेंट जो है साइकोलॉजिकल कंडीशन या साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, उनमें जब डोपामिन एंटागोनिस्ट ड्रग दी जाती हैं तो दे इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ द प्रोलैक्टिन। तो जो हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया है मेजर कॉज है सेकेंडरी एमेनोरिया की। आपको इतना पता होना चाहिए कि डोपामिन डिक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन, और जो प्रोलैक्टिन इन टर्न इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ जीएनआरएच। ठीक है जी, ये बेसिक बात याद रखने वाली है आपको। उसके बाद हम आ जाते हैं हाइपोथैलेमिक कॉजेस पे, वो लेते हैं वन बाय वन। हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन इज द कॉमन कॉज of secondary amenorrhea. It is more often seen as a result of the stress, weight loss, and eating disorders like anorexia nervosa, bulimia, different eating disorder, and excessive weight. और it can be due to tumor हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, थ्रोम्बोसिस होता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, एक्सरसाइज, क्रॉनिक इलनेस, साइकोलॉजिकल, इडियोपैथिक, जो है सीएनएस रेडिएशन, हेड इंजरी, सार्कोइडोसिस। ये सब जो कंडीशन है ये पिट्यूटरी स्टॉक जो है उसको डिसफंक्शन करती है। वहाँ के हाइपोथैलेमस से जो है प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होती, और जो है हाइपोथैलेमस इफेक्ट होता है। ये सारी जो कंडीशन है दैट विल लीड टू सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया भी करती है और सेकेंडरी एमेनोरिया भी करती है, and it is hypogonadotrophy hypogonadism. Hypogonadotrophy hypogonadism यानी कि जो है प्रॉब्लम है वो हायर लेवल में एट द लेवल ऑफ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। उसके बाद फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द जीएनआर सिक्रीशन, weight loss, eating disorders, frequent vigorous exercises, severe stress, prolonged illness like severe burns, systemic illness, tuberculosis, कोई भी जो ज़्यादा excessive stress है physical or mental, that will alter the functioning of hypothalamus. इसकी वजह से hypothalamic dysfunction हो जाता है and patient will develop secondary। अब जो एनोरेक्सिया कहाँ का इफेक्ट होता है? एक्सेसिव जो वेट लॉस है दैट इज सीन इन बेली डांसर्स और मॉडल्स होती है, उसमें वो पूरे बॉडी पे इफेक्ट करता है, लाइक ब्रेन, मसल्स, इंटेस्टाइन्स, हेयर, स्किन, किडनीज एंड बोन्स। तो जाहिर ऑब्वियसली सारे जो हार्मोन है पैन हाइपोपिट्यूटिज्म हो रहा होता है, उस वक्त सारे जो हार्मोनल कंट्रोल है बॉडी का वो इफेक्ट हो रहा होता है इन एनोरेक्सिया। उसके बाद हम आ जाते हैं पिट्यूटरी कॉजेस पे। इट अकाउंट्स फ्रॉम द 90% ऑफ द केसेस। सबसे जो कॉमन कॉज है दैट इज हाइपोप्रोलैक्टिनिमिया। हाइपोप्रोलैक्टिनिमिया सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। इसमें प्रोलैक्टिन ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, पिट्यूटरी ट्यूमर्स, इट कैन बी माइक्रोएडेनोमा, इट कैन बी मैक्रोएडेनोमा। ठीक है जी, इस वजह से ये कॉमन कॉज है। उसके बाद एक कंडीशन है शीहान सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? इसमें इट इज ड्यू टू पिट्यूटरी नेक्रोसिस ड्यू टू पीपीएच की वजह से जो है इस पिट्यूटरी नेक्रोसिस या पिट्यूटरी इस्कीमिया होता है। द पेशेंट विल डेवलप पैन हाइपोपिट्यूटिज्म। जितने भी पिट्यूटरी से हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं उन सब की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है सेकेंडरी आफ्टर
so the insection of normal delivery. Then are the pituitary tumors. They can be corticotrope adenoma, meningioma and germinoma. उसके बाद एक कंडीशन है एम्फीसीला कर्शिका सिंड्रोम. इसमें क्या होता है? तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि शियान सिंड्रोम में क्या क्या फीचर्स होते हैं. Vegetable history, history of postpartum hemorrhage. There will be lactation failure, secondary amenorrhea, breast atrophy, decreased libido, genital and axillary hair loss, hypopigmentation. Obviously, सारे जो हार्मोन्स हैं जो इंटीरियर पिट्यूटरी से secrete हो रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से they will be affected. और पेशेंट प्रेजेंट करेगी ड्राई स्किन के साथ, डायबिटीज इंसिपिडस, साइकियाट्रिक डिस्टर्बेंस, कॉग्निटिव डिसफंक्शन, चेंजेस इन बॉडी कंपोजिशन, anemia and pancytopenia, hypotension and shock, and empty cilia of Empire. That is empty cilia syndrome. That is उसमें क्या होता है पिट्यूटरी जो है वो श्रिंक कर जाएगा और जो बायोमेटर है वो आके सीधा टर्शिया को ऑक्यूपाई कर देगा, CSF आ जाएगा उसमें. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल सीला क्या है, एम्प्टी सीला क्या है. कि जो इंटीरियर पिट्यूटरी है जो ब्लैक में आपको नजर आ रहा है उसका नेक्रोसिस होना शुरू है. ठीक है, इसकी डिफरेंट कॉजेज हैं कि मेडिसिन वाले ज़्यादा आपको बेहतर बता सकते हैं. हमें ऐसा जिस कॉज जो है one of the cause of secondary amenorrhea is empty cilia syndrome. उसके बाद आ जाते हैं पिट्यूटरी कॉजेस में. वो क्या हो सकती है? ब्रेन इंजरी, हेड इंजरी हो सकती है, रेडिएशन हो सकती है, साइकाइडोसिस हो सकता है, पिट्यूटरी फेलियर हो सकता है. इट इज यूजुअली द एक्वायर्ड टाइप एज द रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा, ट्रीटमेंट ऑफ पिट्यूटरी ट्यूमर और इंफेक्शन आफ्टर मैसिव ब्लड लॉस. ऑल दिस रिजल्ट इन हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म. जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के कॉजेज हैं दैट आर हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म. और अगर ओवेरियन फेलियर है इट विल बी हाइपरगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म. जी, अब आप देख सकते हैं बेस ऑफ द सेल की पिक्चर है जिसमें आप पिट्यूटरी एडिनोमा की पिक्चर देख सकते हैं. स्मॉल सा एडिनोमा विच इज माइक्रो एडिनोमा. ठीक है जी. नेक्स्ट में क्या आ रहा है वो भी आपको नजर आ रहा है प्रोलैक्टिनोमा. इंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी. अब आप देख सकते हैं क्योंकि ऑप्टिक नर्व को भी ये कॉम्प्लेक्स करता है प्रोलैक्टिनोमा, तो इसमें विजुअल फील्ड डिस्टर्बेंस भी आ जाती है. और सेकेंडरी एमेनोरिया की एक जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर पेशेंट फ्रीक्वेंट हेडेक्स की हिस्ट्री दे तो उसमें फिर विजुअल फील्ड एग्जामिनेशन भी जो है वो भी मस्ट हो जाए because of the close relation of the prolactinoma with the optic nerve and optic chiasm. उसके बाद आप ये देख सकते हैं इस पिक्चर में नॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड, डिफरेंट उन्होंने आपको कंडीशंस दिखाई हुई हैं. पिट्यूटरी एडिनोमा, एग्रेसिव पिट्यूटरी एडिनोमा, पिट्यूटरी कार्सिनोमा दैट हैज मेटास्टेसाइज्ड टू अदर ऑर्गन्स, और नॉर्मल पिट्यूटरी एडिनोमा, एग्रेसिव पिट्यूटरी एडिनोमा दैट इज मेटास्टेटिक कंडीशन. इस तरह ये ट्यूमर आहिस्ता आहिस्ता जो है माइक्रो एडिनोमा से इलाज होकर मैक्रो एडिनोमा में चेंज हो जाएगा. So we will discuss now hyperprolactinemia in detail. Hyperprolactinemia, prolactinomas account for 20% of the secondary amenorrhea. It accounts for 90% of the secondary amenorrhea due to pituitary problems. अगर hypogonadotrophic hypogonadism में सबसे जो common cause है that is the pituitary adenomas. Prolactin inhibits GnRH release from the hypothalamus. Prolactin secretion is inhibited by dopamine from hypothalamus. No negative feedback by peripheral hormones. तो जो prolactin की कमी क्यों हो रही है कि हाइपो जो है इट इज नॉट इनहिबिटेड बाय डोपामिन. कोई भी जो कंडीशन है वो जो हाइपोथैलेमिक स्टॉक को अफेक्ट करेगी वो डोपामिन की सिक्रीशन को कम करेगी एंड दे विल लीड टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द प्रोलैक्टिन. और प्रोलैक्टिन इन टर्न GnRH की रिलीज को सप्रेस करेगा. Different drugs they are because interaction can they are dopamine antagonists, so they can cause hyperprolactinemia, right? Like tranquilizers, antidepressants, antihypertensive, narcotics, and metoclopramide. ये आपने उसमें बड़ा होगा फार्मा में मेडिसिन वाला भी आपने बताएंगे. Prolactin secreting adenomas produce except prolactin. अब इसमें आपने ड्रग हिस्ट्री भी मरीज से पूछनी है. इसके अलावा प्रोलैक्टिन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स पूछ सकती हूँ. अदर कॉजेज इंक्लूड हाइपोथायराइडिज्म एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज.
अच्छा जी, उसका मैनिफेस्टेशन क्या है? गैलेक्टोरिया डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल्स दैट इज 50% एसोसिएटेड विद हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि हर पेशेंट में गैलेक्टोरिया हो, पेट का बगैर गैलेक्टोरिया के भी हाइपरप्रोलेक्टिन का लेवल इंक्रीज होता है। इसके अलावा विजुअल सिम्टम्स हो सकते हैं, पेशेंट को हेडेक्स हो सकती है बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑन द ectopiasma. Hyperprolactinemia increase the risk of osteoporosis. If clinically significant hyperprolactinemia is not explained by hypothyroidism or drug use, a CT or MRI scan of the cilia tertiaria should be performed. ठीक है जी, ट्रीटमेंट क्या करेंगे? इनिशियल ट्रीटमेंट होता है ड्रग से, डोपामिन एगोनिस्ट थेरेपी दैट इज कैम्प्रोग्लिन एंड ब्रोमोक्रिप्टिन. This should induce ovulation and shrink the adenoma level fall in few days and reduction of tumor in 6 weeks. अगर पेशेंट को ड्रग से माइक्रोएडेनोमा है, लेस देन 10 मीटर है, तो हम उसको ये दे सकते हैं, ये डोपामिन एगोनिस्ट थेरेपी दे सकते हैं. उसके अलावा if patient has a microadenoma or other causes of hyperprolactinemia, birth control pill may be used to bring on regular period and to collect the galactoria. लेकिन यूजली हम अगर पेशेंट को प्रोलैक्टिन की सिक्रेशन को हम सप्रेस कर दें बाय गिविंग डोपामिन एगोनिस्ट थेरेपी, तो जीएनआर सिक्रेशन शुरू जीएनआर रिलीज होना शुरू हो जाएगा और पेशेंट के है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो खुद ब खुद रेगुलर हो जाएगा. उसके बाद आ जाती है लेवल्स, कितना लेवल है. Less than 3000 milli international units, it should be removed surgically if large. If it is macroadenomia, the level is between 3000 and 8000 milli international units. Then first of all we will give bromocriptine challenge and then transphenodal resection should be done. ठीक है जी. इसके अलावा पिट्यूटरी रेडिएशन भी की जा सकती है. सीटी स्कैन से हम फॉलो अप करते हैं. एक ट्यूमर का रिग्रेस हो जाए, प्रोलैक्टिन का लेवल नॉर्मल आ जाए, तो पेशेंट विल ट्राई फॉर द प्रेगनेंसी. एलिवेटेड सीरम प्रोलैक्टिन लेवल्स विद रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड अनलेस साइकिल इज एनोवुलेटरी एंड प्रेगनेंसी इज रिक्वायर्ड. अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक है, बेशक ओवुलेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं ना, और अभी उसका लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं. लेकिन अगर पेशेंट has anovulatory cycles and pregnancy is required, then you have to treat the hyperprolactinemia. उसके बाद जो अदर कॉजेज हैं सेकेंडरी एमनोरिया की, दैट इज एट द ओवेरियन लेवल. अब हम आ जाते हैं हाइपरगोनेडोट्रोफिक हाइपरगोनेडिज्म. इसमें जो सबसे दो इम्पोर्टेंट कॉजेज हैं दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज सिंड्रोम PCO, दैट इज द मोस्ट कॉमन, एंड देन इज द प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर. ठीक है जी. सबसे कॉमन इसमें कंडीशन है PCO है, जिसका सवाल भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, बार बार आता है, वो आपको आना चाहिए. अच्छा जी, दूसरी कंडीशन है प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर. प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर क्या है कि पेशेंट विल डेवलप मेनोपॉज बिफोर द एज ऑफ 50. नॉर्मल जो हमारी एज है, मीन एज इन पाकिस्तान 51-52 है मेनोपॉज की. लेकिन अगर पेशेंट डेवलप मेनोपॉज को बता रहे, वो आपने नहीं किया कि वो एमेनोरिया की, फिर आप इन्वेस्टिगेट करोगे, उसके बाद लेबल करोगे कि शी हैज प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर. इट occurs in about 1% before the age of 40. हाइपरगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म की क्लासिक हेडिंग के नीचे आएगा. इट कैन बी ड्यू टू कीमोथेरेपी, ओवेरियन जो है ओवरीज डिस्ट्रॉयज होती है, रेडियोथेरेपी, कोई भी मेलिग्नेंसी थी, सर्जिकल रिमूवल, एक्सीडेंटल या कोई ट्यूमर था निकालनी पड़ी, ऑटोइम्यून डिजीज थी, एंड ग्लैक्टोसिस. ये सारी कंडीशंस कैन कॉज प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर. ओवेरियन फेलियर बिफोर 30 इयर्स कुछ लिखा हुआ है. हाँ, अगर 30 इयर्स में इससे भी पहले हो जाए तो फिर कैरियोटाइपिंग इज इंडिकेटेड एंड इट कैन बी ड्यू टू टर्नर मोज़ेक. ठीक है जी. इसमें अगर 30 से भी पहले अगर पेशेंट को प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया, कैरियोटाइपिंग इज मैंडेटरी एंड इट कैन बी ड्यू टू टर्नर मोज़ेक. When premature ovarian failure is secondary to autoimmune, other endocrine organs should be affected. So thyroid जो है, autoantibodies, they also destroy the ovaries. Treatment of premature ovarian failure is to give hormonal therapy. Obviously, estrogen and progesterone देके combine करके करते हैं. लेकिन patient will menstruate, but she will not become pregnant. Obviously, ovaries जो है वो खत्म हो गई, उसमें से
एग तो नहीं प्रोड्यूस होगा ना, फॉलिकल नहीं बनेगा। पेशेंट को सिर्फ आप उसकी बोन्स को सेव करने के लिए और बाकी जो है उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप उसको HRT पे या कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स हैं वो एडवाइस करेंगे, लेकिन पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, कंसीव नहीं कर सकती। तो ये आपने एक्सप्लेन करना होता है। पिक्चर आप देख लें कि यंग ओवरीज में, यंग वुमेन में ओवरीज में कितने फॉलिकल्स होते हैं, ओल्डर वुमेन एंड प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। अब आप इसमें देखें कि जो इनिबिन है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा फ्रॉम द फॉलिकल्स, तो FSH सिक्रीशन इनिबिट नहीं हो। अब इसमें FSH की सिक्रीशन जो है इंक्रीज होती जा रही है। तो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर का जो डायग्नोसिस है वो इसी पर डिपेंड करता है कि अगर FSH इज मोर देन 30 इंटरनेशनल यूनिट्स देन इट विल इंडिकेट दैट इट इज प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। तो एक सिंगल टेस्ट अगर आपने प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर के लिए कराना है दैट इज FSH, सीरम FSH। अब आ जाते हैं जी PCO पे, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। वो क्या है? The association of hyperandrogenism with chronic anovulation in women without specific underlying disease of the adrenal and pituitary gland. ठीक है जी, disease of the ovary associated with oligomenoria और secondary amenorrhea, signs of hyperandrogenism, oily skin है, excessive acne है, excessive hair growth है, especially on the mouth, सॉरी स्पेशली ऑन द फेस, चिन, नेक। ठीक है जी। और कोई आपने बाकी जो सारा हार्मोनल प्रोफाइल है वो ठीक है, कोई पिट्यूटरी डिसऑर्डर नहीं, कोई एड्रेनल डिसऑर्डर नहीं। ऑब्वियसली एड्रेनल जो है और उसमें भी डिसऑर्डर है तो एंड्रोजन प्रोड्यूस होंगे, दे भी हाइपरएंड्रोजनिज्म करेंगे। इसलिए अगर ये दोनों कॉजेस नहीं है तो सिंपल एनोवुलेशन है, hypermenorrhea है, secondary amenorrhea है, then it will be labeled as PCO. It is also called Steven-Lehmann syndrome. ठीक है जी। अब ज़्यादातर PCO कहते हैं, PCOD, polycystic ovarian syndrome. Autosomal dominant है, 30% to 40% of the cases of secondary amenorrhea are due to PCO. Very common in Pakistan. PCO accounts for 95 to 90% of cases of oligomenoria, 70% of women with anovulatory infertility. यानी कि ये एमोनोरिया की 30 to 40% ऑफ केसेस जो एमोनोरिया के PCO की वजह से है, ओलिगोमेनोरिया के जो है 70% ऑफ केसेस हैं, वो 75 to 90% जो इसकी वजह से है, और 70% ऑफ वुमेन विद इनफर्टिलिटी, ओवेरियन कॉज है इनफर्टिलिटी, दैट इज PCO. The etiology is probably related to insulin resistance with the failure of normal follicular development and ovulation. Insulin resistance का एक बड़ा important feature है, that's why we will give metformin जो कि insulin resistance को decrease करता है। इसलिए metformin जो है it is liberally used for the treatment of PCO. These are the different symptoms of PCO: hair loss, hirsutism, pelvic pain, overweight, high testosterone levels, infertility, irregular periods and acne. अब ये आप सिम्टम्स देख लें कि जो जितने मल्टीपल सिम्टम्स हैं तो इसका ट्रीटमेंट हर एक में हर सिम्टम नहीं होगा। दूसरी बात है कि ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। अक्सर जब क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाता है तो पूरा जो है जवाब लिख दिया जाता है। पेशेंट अगर अनमेरिड है, PCO के साथ आई है, तो उसमें भी जवाब लिख दिया जाता है कि हम इसकी ओवुलेशन इंडक्शन कराएंगे फॉर द टू कंसीव। ऑब्वियसली वो तो इसका इशू नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हैं तो उसे पढ़ा करें और अकॉर्डिंगली जवाब दिया करें। इसकी जो ट्रीटमेंट है अकॉर्डिंग टू द सिम्टोमेटोलॉजी। अगर आप हर्सुटिज्म का ट्रीट है, पेशेंट को एक्नी है तो आप उसका ट्रीटमेंट करो। अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है तो आप उसका ट्रीटमेंट करो। अगर से उसका वेट गेन का मसला है तो आप वेट लॉस एडवाइस करो। और अगर इरेगुलर पीरियड्स हैं तो आप उसको कंबाइन पिल्स दें। और अगर इनफर्टिलिटी है तो यू विल गो फॉर द इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। सारों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। ठीक है जी। ये फीचर्स 3 होते हैं, इसको हम कहते हैं कि आप इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। इट इज एमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, क्लिनिकल बायोकेमिकल एविडेंस ऑफ हाइपर एंड्रोजनिज्म एंड ऑन अल्ट्रासोनोग्राफिक जो है वो फाइंडिंग्स क्या होनी चाहिए? 8 और मोर सबस कैप्सुलर फॉलिकुलर सिस्ट लेस देन 10 मिलीमीटर इन डायमीटर एंड इंक्रीज्ड ओवेरियन स्ट्रोमा जो
ओवेरियन बल्क है वो इंक्रीज हो जाता है। मैनिफेस्टेशन इंक्लूड वो आपने देख ली है, हिर्सुटिज्म, एक्ने, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, इनफर्टिलिटी, ओबेसिटी, एकैंथोसिस नाइग्रेंस जो कि वो वेलवेटी स्किन होती है अंडर द आर्मपिट्स, प्रीमेच्योर प्यूबर्टी एंड प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। ठीक है जी, अब आप ये पिक्चर देखें, आप ये ऐसा लग रहा है कि किसी मेल की है, बट इट इज नॉट मेल, इट इज फीमेल विद एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, एक्सेसिव हिर्सुटिज्म। इतनी ज्यादा भी कंडीशन खराब हो सकती है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए। मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, पहले मैंने बताया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अच्छा, पहले आप ये पहले पिक्चर देख लें। ये लेप्रोस्कोपिक व्यू है। ओवरीज आप देख सकते हैं, जो वाइट है इनकी दो ओवरीज हैं, जो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट से जो इसको पीछे किया जा रहा है, दैट इज अ यूट्रस। ओवेरियन जो बल्क है वो इंक्रीज कर चुका है, बल्क की ओवरीज है। और इसमें आप देख सकते हैं अल्ट्रासोनिक के बिल्कुल पैरिफेरल अरेंजमेंट है। फॉलिकल्स की स्मॉल फॉलिकल्स हैं, लेस देन 10 मिलीमीटर। नॉर्मल जो फॉलिकल है वो 20 to 30 मिलीमीटर का होता है फॉर बिफोर ओव्यूलेशन। और ये फॉलिकल बने तो होते हैं, लेकिन वो मैच्योर नहीं होंगे, ओव्यूलेशन नहीं होती, एनोवुलेशन साइकिल। और इसमें पर्ली वाइट ओवरीज होती है और नेकलेस शेप जो है अरेंजमेंट होता है फॉलिकल्स का अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द ओवरीज। ठीक है जी। इसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द सिम्टम। इफ द पेशेंट इज हैव एक्सेसिव वेट, तो यू शुड एडवाइज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड वेट रिडक्शन। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो हमारे यहाँ पीसीओ सबसे ज़्यादा क्यों है, ये आप जो हमारे स्टूडेंट्स और सारी जो नई नस्ल है वो ये ब्रायलर का जो चिकन खाते हैं, क्योंकि इसमें भी हार्मोन्स इंजेक्ट करके इनको एकदम से बड़ा किया जाता है। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन। लड़कों को ये ब्रायलर चिकन खाने से जहाँ तक मुमकिन हो सके इज्तनाब करना चाहिए। देन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है, पेशेंट जो है वो अनमैरिड है या उसका फर्टिलिटी कंसर्न नहीं है, वो आपके पास आइए कि जी मेरा वेट बढ़ा है और मेरे साइकिल रेगुलर नहीं है, तो आपने उसको क्या देना है? आपने उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बतानी है, वेट रिडक्शन का कहना है, और साथ आपने को रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगे, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और जस्ट प्रोजेस्टेरोन। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए आप साथ उसको दे सकते हैं मेटफॉर्मिन, क्योंकि मेटफॉर्मिन की डिफरेंट स्टडीज में कि वो वेट इंक्रीज को भी कम करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करता है। ठीक है जी। तो मेटफॉर्मिन कैन बी गिवन टू ट्रीट हाइपerinsulinemia एंड हाइपोएंड्रोजेनीमिया एंड एनओवुलेशन। एनओवुलेशन को तो इतना इसमें इसका रोल नहीं है, लेकिन ये हाइपerinsulinemia को ट्रीट करता है। ठीक है जी, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। उसके बाद अगर पेशेंट कह रही है कि जी उसकी शादी हुई हुई है, 5 साल हो गए हैं, उसका बच्चा कोई नहीं है, तो फिर यू विल गो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। उसका मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट है। मेडिकल क्या है? यू विल इंड्यूस ऑपरेशन बाय डिफरेंट ड्रग्स, लाइक लेडोट्रोपिन से भी दे सकते हैं, इससे भी क्लोमिफेन से दे सकते हैं, जो सबसे कॉमन ड्रग है दैट इज क्लोमिफेन सिट्रेट फॉर द ओवुलेशन इंडक्शन। उसके बाद जो दूसरा तरीका क्या होता है कि ओवेरियन ड्रिलिंग होती है। ठीक है जी। लेप्रोस्कोपी करके जो ओवरीज है उसको कॉटरिंग करके उसमें ड्रिलिंग करके उस फॉलिकल्स जो डिफरेंट फॉलिकल्स होते हैं उनको रप्चर कर दिया जाता है, ओवेरियन बल्क को कम किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ओवेरियन ड्रिलिंग। दैट इज ऑल्सो will also increases the chances of ovulation। ठीक है जी। तो ये इसके ट्रीटमेंट है फॉर इनफर्टिलिटी। उसके बाद आ जाती है जी हिर्सुटिज्म, एक्सेसिव हेयर। उसके लिए क्या किया जा सकता है? दूसरे दूसरे नॉन फार्मास्यूटिकल जो तरीके हैं, लेजर हो सकती है, वैक्स हो सकती है, हेयर रिमूवल कराया जा सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस कराया जा सकता है। और जो ड्रग्स हैं दैट इज साइक्लोट्रिलॉन एसीटेट फॉर हिर्सुटिज्म। तो डिफरेंट नॉन फार्मास्यूटिकल मेजर्स में इलेक्ट्रोलिसिस, लेजर, वैक्स, ये सारी चीज़ें। जो GnRH एनालॉग्स हैं वो सिर्फ दिए जाते हैं रेजिस्टेंस केसेस में, अदरवाइज दे आर नॉट यूज्ड। ठीक है जी। तो दैट इज द दैट इज द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिम्टम। अगर वो पेशेंट कह रही है सिम्टम्स, अगर वो कह रही है कि जी वो अनमैरिड है और उसको बच्चा चाहिए, तो आपने उसको हार्मोन्स पे नहीं डालना, क्योंकि हार्मोन्स जो है वो तो खुद जो है वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेंगे। आपने उसकी प्रेगनेंसी के लिए आपने उसको ओवुलेशन इंडक्शन करवाएंगे, आप उसकी ओवेरियन ड्रिलिंग कर सकते हैं और उसको या उसका IVF का मशवरा दे सकते हैं, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
अब आ जाते हैं जी एक और जो कॉज है, दैट इज द लेवल ऑफ द यूट्रस। ये तो ओवेरियन कॉजेज आपने पढ़ ली। पहले हमने क्या किया, हाइपोथैलेमिक कॉजेज किए, फिर हमने ओवेरियन पिट्यूटरी कॉजेज किए हैं, फिर हमने की हैं ओवेरियन कॉजेज, जिसमें सबसे जो कॉमन है वो पीसीओ है और प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर है। और अब आ जाती है हमारी एनाटॉमिकल कॉजेज, दैट इज at the level of the uterus, that is the most common is Asherman syndrome or intrauterine synecdoche formation। ठीक है जी, it accounts for 5% of the cases। इसमें होता क्या है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसमें स्कारिंग हो जाती है। इट कैन बी ड्यू टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशन। इट कैन बी ड्यू टू एंडोमेट्रियल एब्लेशन, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। लेकिन हमारे यहाँ तो वो इतनी ज़्यादा कॉज नहीं है। बाकी जो है डेवलप कंट्रीज उनमें ये कॉज हो सकती है एशरमैन सिंड्रोम की। हमारे यहाँ जो सबसे कॉमन कॉज है दैट इज डीएनसी, जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन इलीगल कराई जाती है। ठीक है जी, उसकी वजह से जो ओवर एंथुसियास्टिक क्यूरेटाज होता है, जिसमें कि बेसल लेयर जो एंडोमेट्रियम की वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, या उसके अलावा कोई भी क्रॉनिक इन्फेक्शन हो। हमारे यहाँ पर सबसे कॉमन क्रॉनिक इन्फेक्शन है दैट इज ट्यूबरकुलोसिस, दैट कैन आल्सो लीड टू जेनिटल ट्रैक्ट ट्यूबरकुलोसिस, जो है वो एक तो यूट्रस को भी डिस्ट्रॉय करती है और ट्यूब्स को भी डिस्ट्रॉय करती है। अच्छा जी, पता कैसे चलेगा? डायग्नोसिस क्या है कि आप मरीज को सेकेंडरी एमनोरिया तो होगा, और जब आप उसको हार्मोनल चैलेंज देंगे फॉर 1 मंथ और 3 मंथ तो पेशेंट ब्लीड नहीं करेगा। ठीक है जी, और प्रीवियस उसकी जो हिस्ट्री होगी वो नॉर्मल होगी, ऑपरेशन की हिस्ट्री हो रही होगी, लेकिन वो मेंस्ट्रुएट नहीं करेगी। इसकी डायग्नोसिस के लिए जो अगला इन्वेस्टिगेशन है दैट आर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी एंड स्टेरोसिल्पिंगोग्राफी। जो सबसे जो लेटेस्ट है बेस्ट है दैट इज स्टेरोस्कोपी। ठीक है जी, ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन आपने कैसे करनी है? अल्ट्रासाउंड में इतना क्लियर जो नजर नहीं आती। पहले स्टेरोस्कोपिंगोग्राफी की जाती थी, डाई डाल के वो पेशेंट को अंडर एक्सरे एक्सपोज किया जाता था, वो पिक्चर्स ली जाती थी तो इसमें इंट्रायूटरन साइनिक की नजर आ जाती थी। लेकिन जो सबसे अब लेटेस्ट है दैट इज द स्टेरोस्कोप। स्टेरोस्कोप जो है वो इंसर्ट करें यूट्रस में, आपको नजर आ जाएंगी। इट कैन बी बोथ डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक। आपका डायग्नोसिस कंफर्म होता है, आप उसी वक्त एडियंस ब्रेक कर सकते हैं। So treatment is stereoscopic treatment, Lixian of the Synechium। उसके बाद क्या करेंगे, उनको ब्रेक करके उसके बाद एक इंट्रायूट्राइन आईओसीटी इंसर्ट कर देंगे, जो कि ना कॉपर हो और ना वो पायरिन हो। तो उसके बाद पेशेंट को 3 मंथ्स के लिए हम इसके ऊपर पिल्स पे डालते हैं ताकि वो हर महीने रेगुलरली ब्लीड करे और जो है बेसल लेयर रीजनरेट हो जाए। ठीक है जी, ये है ट्रीटमेंट एशरमैन सिंड्रोम का। उसके बाद सर्वाइकल स्टेनोसिस हो सकता है, उसमें पेशेंट ऑब्वियसली ब्रीथ तो कर रही होती है, लेकिन वो मेंस्ट्रुएशन जो है वो पेशेंट को देख नहीं सकती है, उसको साइक्लिकल पेन होती रहेगी और वो एक हिडन उसको जो है सिम्टम्स आ रहे होंगे। उसमें जो है सर्वाइकल स्टेनोसिस है दैट इज कॉमनली सीन आफ्टर लेट्स एंड कॉम्पैप्सी। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कि कौन सी लेयर डिस्ट्रॉय होती है। इसकी 3 लेयर्स एंडोमेट्रियम की, कॉम्पैक्ट, स्पंजी एंड बेसल लेयर। जो बेसल लेयर है सबसे नीचे, अगर क्योंकि ये ऊपर वाली दोनों लेयर्स जो है ये तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी शेड हो जाती है, फिर दोबारा से नया एंडोमेट्रियम रीजनरेट होता है। लेकिन अगर इस बेसल लेयर को ओवर एंथ्योसिक क्यूरेटाज या एंडोमेट्रियल एब्लेशन से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो पेशेंट विल डेवलप लेबर। ठीक है जी, ये भी आप देख सकते हैं कि एंडोमेट्रियम में मेंस्ट्रुअल साइकिल की सारी उसमें आगे पिक्चर प्रोलिफरेटिव फेज, फॉलिकुलर हो गया, ओवरी में बनता है, प्रोलिफरेटिव ऑब्वियसली यूट्रस में चेंजेस आ रही होती है। फिर 14 डे पे ओव्यूलेशन होती है, उसके बाद लूटियल फेज ओवरी में आ जाती है, सेक्रेटरी फिर यूट्रस में आ जाती है। तो जो बेसल लेयर है बेसिकली आपको बताने का मकसद है कि फंक्शनल लेयर तो शेड होगी, लेकिन अगर बेसल लेयर डिस्ट्रॉय कर दी जाए तो पेशेंट विल हैव एनीमिया। ठीक है जी, ये आप इंट्रायूट्राइन साइनिकी देख सकते हैं किस तरह बन जाते हैं ओवर अग्रेसिव क्यूरेटाज। हमारे यहाँ सबसे कॉमन कॉज ये है, या दूसरी कॉज ट्यूबरकुलोसिस। ये भी आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये अल्ट्रासाउंड पे भी कई दफ़ा नज़र आ जाती है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे, लेकिन ये उस पर नज़र नहीं आती। उसके बाद आप स्टेरोस्कोप पे देख सकते हैं, उसमें ये सारी एडियंस हैं डिफरेंट नज़र आ रही है। इसमें भी कुछ एडियंस है, और ये जो हमने एरो निशान किया भाई ये दोनों ऑस्टिया हैं जो
इस साइड ऑफ द यूट्रस। स्टेरोस्कोपी अगर आपको उसमें आए ऑस्प्री में, तो उसकी सबसे स्टेरोस्कोपिक पिक्चर का सबसे आइडेंटिफिकेशन का सबसे आसान तरीका है कि हमेशा वो राउंड होता है। ठीक है जी, ये आपकी वो उसकी डायग्रामेटिक पिक्चर है कि स्कारिंग कैसे हो सकती है, सर्वाइकल स्टेनोसिस कैसे हो सकती है, एंड इट विल लीड टू हेमाटोमेट्रा एंड पायोमेट्रा। अच्छा जी, अब जो दूसरी कुछ कॉजेज आ जाती हैं एमेनोरिया के, दैट इज थायराइड डिसफंक्शन एंड कशिंग डिजीज। दे आल्सो इंटरफेयर विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस एंड प्रेजेंट विद एमेनोरिया। इसलिए जब हम इसका एमेनोरिया का वर्कअप करते हैं, हम उसमें थायराइड फंक्शन भी कराते हैं। अपार्ट फ्रॉम एफएसएच, एलएच, सीरम प्रोलैक्टिन, टीएसएच भी यूजुअली इस वर्कअप में कराया जाता है। असेसमेंट, अब असेसमेंट क्या करनी है, इस असेसमेंट इसी का सारी का रिव्यू है। हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन और फिर मैनेजमेंट treatment, the history examination investigation treatment, and that all comes under the heading of management. The most common cause of secondary injury is reproductive in reproductive age woman is pregnancy। फिर वही बात कि इसको आप एक्सक्लूड करना है। सिंपल टेस्ट है, फिजिकल एग्जामिनेशन अगर कोई नहीं कोई करा रहा आप सिंपल होंगे, अगर कोई अवॉइड भी करा तो आपको यूरिन एग्जामिन कराना है। आप ये मत करो कि बताओ कि हमने प्रेगनेंसी टेस्ट कराया है, सिंपली यूरिन का सैंपल लेके उसी में आप चेक करते हैं करवा लें, तो सबसे जो कॉमन कॉज है वो। अच्छा जी, a good history can reveal etiological diagnosis up to 85% of the injury। ठीक है जी, सबसे पहले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की अपनी डिटेल हिस्ट्री लेनी है, कितने डेज हैं, अमाउंट कितना है, पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा था और अब कैसा है, एज ऑफ मेनॉर्टी है। उसके बाद प्रीवियस प्रेगनेंसी में शीहान सिंड्रोम जो है, दैट इज द पिट्यूटरी कॉज, उसमें आप सीवियर पीरियड्स की हिस्ट्री ले सकते हैं। वेट लॉस जो है, वेट चेंजेस की एनोरेक्सिया नर्वोसा, वो आप मरीज से पूछ सकते हैं। अगर किसी को प्रीमेच्योर वेन फेलियर है तो पेशेंट को सिम्टम्स होंगे हॉट फ्लशेस के, नाइट स्वेट्स के, दैट विल सजेस्ट प्रीमेच्योर मेनोपॉज। उसके बाद ड्रग हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपने सारी पूछनी है। कॉन्ट्रासेप्शन तो नहीं ले रही कोई, कोई उससे और मेडिकेशन जो है वो तो नहीं ले रही, एंटी साइकोटिक ड्रग्स तो नहीं ले रही। उसके बाद अदर जो सिम्टम्स हैं अदर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के, वो भी आपने रूल आउट करनी है, लाइक कशिंग डिजीज, हाइपोथायराइडिज्म, प्रीवियस गायनेकोलॉजिकल सर्जरी और क्रॉनिक इलनेस लाजमन पूछनी है। ये ना हो आप कुछ आप बताए ना पाने को चले तो पेंडिसेक्टमी हुई या फिर लेप्रोटमी हुई है तो उसमें सर्जन ने वो भी निकाल दी। इसके अलावा क्रॉनिक इलनेसेस की हिस्ट्री जरूर लेनी है, ट्यूबरकुलोसिस की, साइकोइडोसिस की। उसके बाद ऑटोइम्यून डिजीज की हिस्ट्री भी आपने लाजमन लेनी है। ठीक है जी, तो ये इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री। ऑटोइम्यून डिजीज कोई एक दफ़ा ऑटोइम्यून डिजीज जो है थायराइडाइटिस, वो एकदम टेम्परेचर के साथ हाइड्रेट फीवर के साथ प्रेजेंट करता है, ओवेरियन डिस्ट्रक्शन हो सकती है, उसकी आपकी हिस्ट्री लाजमी लेनी है। ठीक है जी, एक अच्छी जो हिस्ट्री है दैट विल पॉइंट टुवर्ड्स द डायग्नोसिस। आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम किस लेवल पे है, हाइपोथैलेमिक लेवल पे, पिट्यूटरी पे, ओवेरियन लेवल पे, यूट्राइन लेवल पे, या आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एग्जामिनेशन, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम द बीएमआई, वेट लॉस है तो अगर बीएमआई कम है तो आपको पता चल जाएगा कि द वेस्ट रिलेटेड चेंजेस, ब्लड प्रेशर विल पॉइंट टुवर्ड्स द कशिंग, एंड्रोजन एक्सेस, इट कैन बी हिर्सुटिज्म ड्यू टू पीसीओ, और इफ एक्सेसिव जो है विजुअलाइजेशन, इट कैन बी एनी ट्यूमर, एडिनल ट्यूमर भी हो सकता है। Then examine the secondary sexual characteristic, for example, breast examination for galactorrhea, abdominal examination and pelvic examination for NP, hematometra, ovarian tumor और cervical stenosis। ये step wise सारा examination करना है from general to local। इन्वेस्टिगेशन, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टिगेशन कौन सी करानी है। सारी इन्वेस्टिगेशन एकदम से पेशेंट को नहीं लेके देनी, स्टेप वाइज चलना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रेगनेंसी रूल आउट करनी है। ठीक है जी, उसके बाद जो एक हमारे यहाँ सिंपल इन्वेस्टिगेशन जो है अगर हमारे पास अवेलेबल भी है तो हम एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड भी करवा लेंगे और प्रेगनेंसी रूल आउट करेंगे। उसके बाद अगर उसमें हमें कोई पॉजिटिव फाइंडिंग्स नहीं आती, अगर पेशेंट की सिम्टम्स उसकी अपीयरेंस पीसीओ को सजेस्ट कर रही है, आपको सारा हार्मोनल प्रोफाइल कराने की जरूरत नहीं है, आप प्रेगनेंसी रूल आउट करें और उसके बाद जो है एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड करा लें। उसके बाद आ जाते हैं हार्मोनल प्रोफाइल, अगर आपने बाकी सारी चीज़ें एक्सक्लूड कर दी हैं।
उसमें कुछ लोग पहले प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट करते हैं, कुछ लोग हार्मोनल प्रोफाइल डायरेक्ट कराते हैं। प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट क्या है? प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट ये है कि जो यूट्रस के लेवल पे तो कोई नॉर्मेलिटी नहीं है, या आप एक्सटर्नल हार्मोन्स देते हैं तो पेशेंट ब्लीड करती है, आप उसको 21 डेज के लिए या 7 डेज के लिए प्रोजेस्टेरॉन दें या 20 डेज के लिए कंबाइन कर दें, और उसके बाद पेशेंट मेंस्ट्रुएट करती है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम इज एट द हायर लेवल, एट आइदर एट द लेवल ऑफ ओवरीज एंड हायर लेवल्स। यूट्रस में प्रॉब्लम कोई नहीं है, उसको जब हार्मोन्स उस बॉडी में आए तो एंडोमेट्रियम ने रिस्पॉन्ड किया। तो यूट्रन लेवल की जो प्रॉब्लम है वो आप रूल आउट कर दोगे आफ्टर प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट। इसका मतलब है कि या ओवेरियन के लेवल पे मसला है या उससे हायर लेवल पे मसला है। ठीक है जी। उसके बाद जो अगला टेस्ट है दैट इज द हार्मोनल प्रोफाइल दैट इंक्लूड्स TSH, FSH, LH एंड सीरम प्रोलैक्टिन लेवल। कुछ लोग इसमें टेस्टोस्टेरोन भी करवाते हैं, सीरम टेस्टोस्टेरोन, लेकिन बेसिकली ये चार तो आपने लाजमी कराने हैं, TSH, FSH, LH एंड प्रोलैक्टिन लेवल। ठीक है जी। अगर आपको पेशेंट की हिस्ट्री से लगता है कि उसको ब्लीडिंग हो जाती है तो उसका मतलब है यूट्रस ठीक है, लेकिन अगर उसको हार्मोन देने के बाद भी ब्लीडिंग नहीं होती तो उसका मतलब है कोई प्रॉब्लम इधर है यूट्रस के लेवल पे, यूट्रस रिस्पॉन्ड नहीं की, कोई एंडोमेट्रियल प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टेरोस्कोपिकोग्राफी और स्टेरोस्कोपी टू इवैल्यूएट द एंडोमेट्रियल कैविटी। उसमें डायग्नोसिस आपका किस बन जाएगा? एशेमेट्रिक। उसके बाद आ जाता है हाइपर एंड्रोजेनिज्म, एक्सेसिव हिर्सुटिज्म, विजुअलाइजेशन। इसका क्या करते हैं? सिम्टम्स क्या होंगे पेशेंट को? हिर्सुटिज्म, एक्ने, एलोपेशिया, मस्कुलिनाइजेशन एंड विजुअलाइजेशन। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में डिफरेंट कंडीशन आ सकती है, कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती है, एड्रेनल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, एटिपिकल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया, एड्रेनल न्यूप्लाज्म, ओवेरियन डिसऑर्डर्स, PCO, ओवेरियन न्यूप्लाज्म। लैब टेस्ट क्या करेंगे? टेस्टोस्टेरोन करवाना है, HEA करवाना है, 70 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन कराना है। ठीक है जी। ओवेरियन फेलियर, ओवेरियन फेलियर क्या होता है? इफ द वुमन अंडर 30 develop premature menopause, karyotyping is mandatory and uh, uh, it will help in diagnosis Turner mosaicism। ठीक है जी। उसके बाद if a Y chromosome is found on the karyotyping, the gonad should be surgically removed because ये आपने पढ़ चुका होगा puberty disorders में, तो उसमें malignancy का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो gonads होते हैं, जो abnormal gonads होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। उसके अलावा autoimmune diseases, it is prudent to screen for thyroid, parathyroid and adrenal dysfunction. Lab evidence of autoimmune phenomena is much more prevalent than clinically significant disease। ठीक है जी। तो आप ये सारा हार्मोनल प्रोफाइल कराना है, थायराइड भी असेस करना है, पैराथाइरोइड भी करना है, एड्रेनल ग्लैंड भी असेस करना है। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट। तो जो अगर हम इसको सम अप करें कि हमारी इन्वेस्टिगेशंस क्या हमें करानी है, तो सबसे पहले आ जाता है प्रेगनेंसी डेवलप करें, बीटा एचसीजी, पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी और यूट्राइन एडिलेक्शन पैथोलॉजी। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हार्मोनल प्रोफाइल। हार्मोनल प्रोफाइल में जो सबसे पहले फर्स्ट लाइन है दैट इज FSH, LH, सीरम प्रोलैक्टिन एंड TSH। इन एडिशन जो है वो टेस्टोस्टेरोन भी करा सकते हैं अगर कोई एड्रेनल ट्यूमर या कुछ और ओवेरियन ट्यूमर जो है एक्सेसिव फर्टिलाइजेशन की वजह से आप सस्पेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर 30 ईयर से पहले बच्चे को ओवेरियन फेलियर हो गया, FSH रेस आया, तो ये फर्दर फेलियर है। इसके अलावा अगर हिस्ट्री सजेस्ट कर रही है जी प्रोलैक्टिनोमा है, अगर इन्वेस्टिगेशन है field examination and then CT और MRI according to the situation। और अगर जो है एशरमैन सिंड्रोम की तरफ हिस्ट्री पॉइंट आउट कर रही है स्टेरोस्कोपिकोग्राफी इसलिए नहीं कराएंगे कि वो थेरेप्यूटिक नहीं है, आप सिर्फ स्टेरोस्कोपी की फैसिलिटी अवेलेबल है तो इट कैन बी बोथ डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक। ठीक है जी। तो द नीड ऑफ द ट्रीटमेंट डिपेंड्स बेसिकली अंडरलाइन कॉज एंड द डिमांड ऑफ द पेशेंट। ठीक है जी। तो एक तो पेशेंट की कॉज क्या है और फिर उसकी डिमांड क्या है, वो सिर्फ पीरियड्स रेगुलर चाहती है या वो कंसीव भी करना चाहती है, तो दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। सो नीड फॉर रेगुलर टू कंसीव एंड नीड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन।
So the prognosis for women who want to conceive but they have ovarian failure is poor. मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सिर्फ वो पेशेंट अगर आप उसको hormones देंगे तो वो मेंस्ट्रुएट तो करेगी लेकिन वो कंसीव नहीं कर सकती. अगर पीसीओ है, एन ओवुलेटरी साइकिल्स हैं, तो इट विल रिस्पॉन्ड टू ओवुलेशन इंडक्शन. पीसीओ का ट्रीटमेंट क्या मैंने बताया, फॉर इनफर्टिलिटी ओवुलेशन इंडक्शन फर्टिलिटी ड्रग्स दे सकते हैं, ओवेरियन ड्रिलिंग कर सकते हैं और ग्लैंडोट्रोपिन यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर पेशेंट का जो है वो एम सिर्फ ये कि साइकिल रेगुलेशन है तो फिर आप उसको मेटफॉर्मिन दें, कंबाइंड पिल्स दें फॉर द रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड वेट रिडक्शन एडवाइस करें. ठीक है जी. अच्छा जी. नेक्स्ट आ जाता है हाइपरप्रोलैक्टिनिया. हाइपरप्रोलैक्टिनिया अगर तो ज़्यादा हाई लेवल नहीं है तो इट विल रिस्पॉन्ड टू डोपामिन एगोनिस्ट, और अगर ज़्यादा उसका लेवल ज़्यादा है, माइक्रोएडेनोमा या मैक्रोएडेनोमा है, सर्जरी भी करनी पड़ सकती है. ठीक है जी. उसके बाद हाइपोथैलेमिक डिस्फंक्शन है, तो जो भी हाइपोथैलेमिक डिस्फंक्शन की कॉज है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, एनोरेक्सिया, उसको आप ट्रीट करें. मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल वेट एंड चेंज ऑफ द लाइफस्टाइल. एशनमैन का मैंने बता दिया. स्टेरोस्कोपी करें, साइनिकी को ब्रेक करें, आईयूसीटी इंसर्ट करें और पेशेंट को 2 से 3 माह के लिए आप डिजिटल डाल दें ताकि पेशेंट रेगुलरली ब्लीड करे. ठीक है जी. उसके बाद अगर वो पेशेंट कोई सिर्फ चाहती है कि उसकी जो डिमांड है फर्टिलिटी नहीं है, सिर्फ रेगुलर पीरियड चाहती है, तो आप जस्ट उसको वेट लॉस को कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दे सकते हैं. अगर पेशेंट की चॉइस है कि वो कॉन्ट्रासेप्शन चाहती है तो ये तो फिर ज़्यादा आसानी हो जाती है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है. उसको आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को एडवाइस कर सकते हैं, वो ज़्यादा इशू नहीं होती. बेसिकली जो आपका प्रॉब्लम है वो इस लेवल पे आता है. ठीक है जी. ये हमने ऑलमोस्ट सारे जो हैं टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं. उसका कॉजेज, उसका investigations and treatment. So this will be the end of the lecture. अगर किसी का क्वेश्चन है पूछ सकता है.
ये जो स्लाइड है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। अगर आप इस स्लाइड को रिमेंबर करेंगे तो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ आ जाएगा। ये इसके ज़रिए से आपको इसका साइकिल सारा जो है वेरिएंट है, रिटर्न साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो आप समझ सकते हैं। कौन सी फेज है और कौन सी हार्मोन्स है। इसमें इनिशियली जो होती है फॉलिकुलर फेज, इसमें जो एफएसएच का लेवल ज़्यादा होता है और ईस्ट्रोजन का। एलएच का लेवल लो होता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन तभी नहीं होता है, ओवेसी में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन नहीं होता। और जब फिर 14 डे पे जो है एलएच सर्ज होती है, उसके बाद एलएच का लेवल ज़्यादा रहता है, तो उसके बाद जो है वो ल्यूटियल फेज में जो है प्रोजेस्टेरॉन जो है उसका लेवल इंक्रीज करता है एज कम्पेयर टू एस्ट्रोजन। और फिर जो है लास्ट 7 डेज हैं, उसमें जब अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, इम्प्लांटेशन नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, उसके बाद जो है वो सारा फीडबैक ड्रॉ कर दिए जाते हैं। जो है सारे हार्मोन एफएसएच एलएच का लेवल फॉल कर जाता है एंड इट विल लीड टू शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल।